सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 44 जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से, जिसमें हम समझने का प्रयास कर रहे हैं पाठ नंबर 3 नाजीवाद और हिटलर का उदय भाग 2। आपको याद है कि पिछली वर्कशीट से ही हमने इस पाठ को शुरू किया है, जिसमें हमने ये समझा था कि प्रथम विश्व युद्ध में किस तरह जो जर्मनी केंद्रीय शक्तियों में शामिल था और वो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ ये युद्ध हार गया। युद्ध हारने के बाद मित्र राष्ट्रों ने वर्साए की संधि करते हुए सबसे पहले तो वहाँ वाइमर नाम का एक गणराज्य बनाया और जर्मनी पर बहुत सारी शर्तों के साथ हर्जाने को थोप दिया, क्योंकि उन्होंने इस सारे युद्ध का अकेला दोषी जर्मनी को माना था। तो अब उसके बाद जर्मनी पर क्या प्रभाव हुए, जर्मनी पर इसका क्या असर हुआ, उसको जानने के लिए अब हम इस वर्कशीट को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी युद्ध का हर्जाना वाइमर गणराज्य पर थोपने से जर्मनी के लोगों में पराजय का अपराध बोध था। यानी जर्मनी के लोगों में एक तरीके से जो जब युद्ध का हर्जाना उन पे थोपा गया तो उन्हें यही लगता था कि ये इन सब की जो वजह है वो वाइमर गणराज्य है। इसका बनना ही उनके लिए एक बहुत शर्म वाली बात थी। राष्ट्रीय अपमान के साथ हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। यानी अपमान तो हुआ ही, क्योंकि वहाँ पर एक नया वाइमर गणराज्य बना दिया गया, जो पहले की व्यवस्था थी उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। और दूसरी ओर उन पर जो आर्थिक स्तर था, जो उनका जर्मनी की अर्थव्यवस्था थी, वो भी चरमरा चुकी थी, चौपट हो चुकी थी। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों को नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। यानी जो वाइमर गणराज्य को सपोर्ट करता था उन्हें नवंबर के अपराधी कहकर उनका बाकी के लोग मजाक उड़ाते थे। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। यानी जब 1930 आ रहा था तो इसके शुरुआती जो दशक थे उन पर, जो उस समय की राजनीति थी, उस पर इसका गहरा असर पड़ा। कैसे पड़ा कि अब समाज में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। क्यों दिया जाने लगा? क्योंकि आपने पिछली वर्कशीट में ये पढ़ा था कि सबसे पहले मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को, जो जर्मनी की सेना थी उसको ही हटा दिया और अपने सैनिकों को वहाँ पर रख दिया, तो इसलिए उन्हीं को ही ज़्यादा सम्मान मिलेगा। राजनेता और प्रचारक अब इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा के सामने बाकी सारी चीज़ें कम महत्व की हो गईं। यानी अब सैनिकों को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। जो आम नागरिक थे, जर्मन के आम नागरिक थे, उनको इतनी ज़्यादा महत्वता नहीं दी जाती थी। फिर अगला टॉपिक है कि नए राजनीतिक विचारों का उदय। यानी इस समय जर्मनी में नए नए राजनीतिक विचार, नए नए राजनीतिक प्रभाव वो उत्पन्न हो रहे थे जर्मनी में। क्या क्या थे वो और उसके क्या कारण थे वो अब हम जानते हैं। जर्मनी में भी रूसी क्रांति से प्रेरित होकर बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गईं। जैसे आपको याद है ना कि हमने रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ा था, रशियन क्रांति में पढ़ा था, जो पाठ नंबर 2 है आपका, उसमें हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से समाजवाद आ रहा था, सोवियतें बनाई गई थी वहाँ पर रशिया में। बिल्कुल सेम ऐसे ही जर्मनी में भी बहुत जो मजदूर लोग थे, क्योंकि इस समय जो देश के हालात थे वो अस्थिर हालात थे, यानी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो इसलिए मजदूरों और नाविकों ने भी अपनी सोवियतें बनाना शुरू कर दिया। समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में ही राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रयास किए। यानी धीरे धीरे अलग अलग सामाजिक गुट बनते जा रहे थे, अलग अलग विचारधाराएं जर्मनी में उत्पन्न हो रही थी। स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली
और जो स्पार्टकिस्ट लोग थे उन्होंने धीरे धीरे जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी को भी बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद कम्युनिस्ट, साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। तो ये चीज़ आपने अगर याद हो तो हमने जो रूसी क्रांति में पढ़ा था कि किस तरह से कम्युनिस्ट और जो समाजवादी सोशलिस्ट लोग होते हैं उनमें आपस में कभी भी नहीं बनती, उनके विचारों में काफ़ी अंतर होता है, तो इसलिए वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। हालांकि अभी हिटलर तो इसमें आया ही नहीं सीन में, फिर भी आगे भी ऐसा ही हुआ था। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ें उठाने लगे। ये रेडिकल का मतलब होता है कि एकदम त्वरित। फिर इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया चीज़ अभी आने वाली है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, आपको सुन के भी उसको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि एकदम क्या हुआ। एक ऐसी एक नाटकीय घटना हुई जिससे जर्मनी में आर्थिक संकट तो छाया ही छाया, बल्कि पूरी दुनिया में आर्थिक संकट छा गया। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था, यानी बहुत कर्जा लेकर तो वो पहला विश्व युद्ध लड़ा, और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में भी हर्जाना भरना पड़ा। यानी पिछली बार हमने ये पढ़ा था कि उसे 6 अरब पाउंड का जुर्माना उस पर लगाया गया। इसके साथ साथ जो उसकी स्वर्ण मुद्रा थी उसमें भी उसने वो हर्जाना देने के लिए जो अपनी स्वर्ण मुद्रा थी उसको भी उनको देना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए, यानी जितना भी स्वर्ण था, जो भी सोना था, उनका भंडार था, वो अब खत्म होने की स्थिति में पहुंच गया। और आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना दोनों ही चुकाने से इनकार कर दिया। मित्र राष्ट्रों ने जो उन पर जो हर्जाना लगाया था उसको देने से अब जर्मनी ने मना कर दिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि जो उसकी मुद्रा मार्क, याद रखिएगा जर्मनी की मुद्रा कौन सी थी, मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। तो जर्मन सरकार ने क्या किया कि एक ऐसा विरोध किया जिसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ना था, लेकिन उन्होंने फिर भी किया। जर्मन सरकार ने क्या किया, बहुत बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा नोट छापना शुरू कर दिया, अपनी मुद्रा छापनी शुरू कर दी, जिससे जो उसकी वैल्यू है, मुद्रा की वैल्यू, वो कम हो गई। ये ज़्यादा नोट छापने से मुद्रा की वैल्यू कैसे कम होती है, ये हम आपको अपने प्रश्नोत्तर में समझाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस चीज़ को बताते नहीं हैं, बस कह देते हैं कि ज़्यादा नोट छापते हैं तो मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है। तो बहुत सारे लोगों के मन में भी ये विचार आता है कि आखिर कैसे होता है, तो इसको मैं बाद में समझाऊंगा। दिसंबर 1923 तक $1 में खरबों मार्क मिलने लग गए, यानी अमेरिका का $1 और जर्मनी के खरबों मार्क करेंसी, खरब रुपीस, वो बराबर हो गए। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, ज़रूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगीं, और इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को हम अति मुद्रास्फीति का नाम देते हैं। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये 1 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे जैसे मुद्रा की कीमत गिरती है और कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं चीज़ों की, इस स्थिति को ही हम अति मुद्रास्फीति कहते हैं। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। अब अमेरिका ही आगे आया उसकी हेल्प करने के लिए। इसके लिए अमेरिका ने डॉव्स योजना बनाई, याद रखिएगा डॉव्स योजना। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। अब कोई अगर हर्जाना नहीं दे रहा तो क्या किया जाएगा, तो उसकी हर्जाने की शर्तों को दोबारा से तय किया गया। जर्मनी में आर्थिक सुधार अमेरिका से लिए गए कर्जों पर आश्रित था, यानी अमेरिका ने अब उसको दोबारा से कर्जा दिया ताकि वो अपने यहाँ पर धीरे धीरे स्थिति को सामान्य कर सके। जब 1929 में अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, यानी जो शेयर बाज़ार था, अमेरिका के शेयर बाज़ार का नाम है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वो भी धराशायी हो गया, तो जो जर्मनी को मिल रही ये मदद भी रातों रात बंद हो गई। अब जब अमेरिका में ही मंदी छा गई, अमेरिका में ही मुसीबत आ गई, तो वो दूसरों की मदद कैसे करता। तो धीरे धीरे जर्मनी का हाल तो और ज़्यादा बुरा हो गया, क्योंकि वो तो पहले से ही बुरा था। 1929 से 1932 की इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। बेरोजगारी, अपराध, चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का
विश्वास अब खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी और पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्वहीनता का माहौल हो गया। तो आप देखिए कि जब इस तरीके से हर तरफ बेरोजगारी हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, हर तरफ हताशा है, निराशा है, और ऐसे में जो पूरे देश की जो स्थिति है वो अनिश्चित है। हर जगह अनिश्चितताएं फैली हुई हैं, कोई राजनेता मदद नहीं कर रहा, सारी राजनीति सब धरी धरी रह गई। तो ऐसे में इसी माहौल का फ़ायदा उठाते हुए अब आप धीरे धीरे आगे जब समझेंगे इस वर्कशीट में, धीरे धीरे हिटलर का उदय होने लग गया। तो ये तो थे आज के वर्कशीट के टॉपिक्स। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो देखिए, प्रश्न शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, आपको थोड़ा लगता होगा कि मेरे उत्तर कुछ ज़्यादा बड़े हैं, वो बड़े नहीं हैं, मैंने उसका फॉन्ट थोड़ा ज़्यादा कर रखा है, तो इसलिए आपको बड़ा लगता होगा, लेकिन हिस्ट्री में इतना ही लिखना पड़ता है। तो पहला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी पर क्या आर्थिक प्रभाव हुए। आर्थिक का मतलब रुपए पैसे से संबंधित। तो प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी पर निम्नलिखित आर्थिक प्रभाव हुए, जैसा कि पहला, जर्मनी में आर्थिक विकास की दर बिल्कुल कम हो गई। जर्मनी की अर्थव्यवस्था लगभग चौपट हो गई। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद उसे स्वर्ण मुद्रा में भी हर्जाना भरना पड़ा। और फिर चौथा था कि जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग अब समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। जर्मनी की मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा और जर्मनी में आर्थिक मंदी छा गई। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियां थीं। तो उत्तर है कि वाइमर गणराज्य के सामने निम्नलिखित चुनौतियां थीं। पहली चुनौती थी कि राष्ट्रीय अपमान की चुनौती। जर्मन लोगों को अब ये लगता था कि जर्मनी के युद्ध में हारने और वर्साई की शर्मनाक संधि का कारण ये वाइमर गणराज्य ही है। दूसरा, आर्थिक मंदी की चुनौती थी। जर्मनी ने जर्मनी के ऊपर बहुत सारा कर्ज था, ये सही है, जर्मनी के ऊपर बहुत कर्जा था जिसे उसने चुकाने से मना कर दिया, और जर्मन सरकार ने बड़े पैमाने पर मुद्रा छापना शुरू कर दिया, जिससे उसकी मुद्रा जो मार्क था, यहाँ पर मार्क आएगा, जिससे जो उसकी मुद्रा थी मार्क, उसका मूल्य तेजी से गिरने लगा और इस तरह जर्मनी में आर्थिक मंदी फैल गई। और तीसरी चुनौती थी बेरोजगारी की चुनौती। आर्थिक मंदी फैलने के कारण लोग बेरोजगार हो गए। तीसरा प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों के क्या कारण थे। तो उत्तर है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों के निम्नलिखित कारण थे। जैसे जर्मनी में भी रूसी क्रांति से प्रेरित होकर बहुत सारे मजदूरों और नाविकों द्वारा सोवियतें बनाना। दूसरा है कि स्पार्टकिस द्वारा जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डालना। तीसरा है कि वर्साई की अपमानजनक संधि होना, इसलिए भी नए नए विचार सामने आ रहे थे। और चौथा है कि आर्थिक मंदी के कारण बेरोजगारी फैलना। इस कारण से भी अब धीरे धीरे नए राजनीतिक विचार जर्मनी में पैदा हो रहे थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस तरह के सामाजिक विचारों को प्रमुखता दी जाने लगी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में निम्नलिखित प्रकार के सामाजिक विचारों को ही प्रमुखता दी जाने लगी, यानी समाज में कैसा कैसा परिवर्तन हो रहा था। तो वाइमर गणराज्य के जो हिमायती थे उन्हें नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया जाने लगा। दूसरा था कि अब समाज में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। फिर तीसरा है कि राजनेता और जो प्रचारक लोग थे वो इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को अब आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। और चौथा है कि सार्वजनिक जीवन में आक्रामक, फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा के सामने बाकी सारी चीज़ें कम महत्व की हो गईं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित रूप से लाखों रुपए छापती रहे तो उसके परिणाम क्या होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि मैं इस प्रश्न में इसका उत्तर समझाऊंगा, क्योंकि हमारे मन में भी ये प्रश्न आता है कि भाई हमारे पास सरकार ज़्यादा नोट छाप दे तो घाटा अपने आप कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित रूप से लाखों रुपए छापती रहे तो इसके परिणाम में क्या होगा, उस देश की मुद्रा की कीमत गिर जाएगी, यानी उस देश की मुद्रा की कीमत कम हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादा रुपए छापने से लोगों की क्रय शक्ति, जो परचेजिंग पावर होती है ना, वो बढ़ जाती है, लेकिन उसके मुकाबले में जो उस देश में प्रोडक्शन हो रहा होता है, चीज़ें जो बन रही होती हैं, वो नहीं बढ़ता, जिससे वस्तुओं की कीमतें बेतहाशा रूप से बढ़ जाती हैं। क्योंकि चीज़ें तो हो जाएंगी कम और लोगों के पास रुपए हो जाएंगे ज़्यादा, तो अब
वो जो कम चीज़ों को ख़रीदने के लिए अचानक क्या होगा, लोग ज़्यादा कहने लग जाएंगे कि हम तो इतने रुपए में भी ख़रीद सकते हैं, तो इसलिए उसकी कीमतें बढ़ती चली जाएंगी और उसी वस्तु के लिए अब लोगों को अधिक मूल्य देना पड़ेगा। इससे मुद्रा की कीमत कम हो जाती है और इसलिए कोई भी सरकार देश के उत्पादन को ही ध्यान में रखते हुए तभी मुद्रा छापती है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा समझ में आया हो तो इस चैनल को और ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा उसको शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।